तो ऑर्थोडोंटिक्स में जब आप किसी टूथ के ऊपर ब्रैकेट लगाने लगते हैं तो उस ब्रैकेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन कह लें या उसकी करेक्ट पोजीशनिंग कह लें। जो सारे लैंडमार्क्स पहले पड़े थे वो तो एक तरफ, लेकिन ब्रैकेट लगनी किस तरह है, ऊपर नीचे क्या होगा, दाएं बाएं क्या होगा, वो देखने के लिए उसके लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। तो एक तो आप इस कास्ट के ऊपर देख सकते हैं जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो ब्रैकेट के ऊपर एक कलर कोड होता है जो इस केस में इस आर्च की जो राइट साइड बन रही है उसमें येलो है, सारी ब्रैकेट्स का येलो है। तो ये जो कलर कोड है ये हमेशा डिस्ट्रोजिंजाइवल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी टूथ के ऊपर जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनका जो येलो डॉट है वो डिस्ट्रोजिंजाइवल है। और इसी तरह अगर ऑपोजिट साइड पे एक ही ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन खैर उसको ही देख लेते हैं, उस पर आपका कलर कोड जो है वो रेड है। यानी इस ब्रैकेट सिस्टम के अंदर अपर राइट साइड का जो कोड है वो येलो है और अपर लेफ़्ट साइड का जो कोड है वो रेड है। तो ये भी आपका डिस्ट्रोजिंजाइवल है। तो एक ये पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट आपकी कि आपने गलत ब्रैकेट नहीं लगा दी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर इसी का आप मैश साइड से देखें, यानी ब्रैकेट को उल्टा करके देखें, तो उसमें एक साइड होती है आपकी राउंड और एक होती है सीधी, स्ट्रेट होती है। तो जो राउंड साइड होती है वो हमेशा आपकी जिंजाइवल साइड पे जाती है। तो अगर आप ये दोनों लैंडमार्क्स देख के ब्रैकेट लगा रहे हैं टूथ के ऊपर तो ब्रैकेट ठीक लगेगी, यानी वो उसी दांत की होगी और उसी एंगुलेशन में लगेगी जिसमें उसको लगना चाहिए, उल्टी नहीं लगनी चाहिए। और उल्टी लगेगी भी नहीं अगर आप ये फॉलो करेंगे तो। उसके बाद आ जाती हैं आपकी वायर्स। वायर्स बेसिकली 2 तरह की यूज़ होती हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। पहली आपकी नाइट आई होती है और दूसरी आपकी स्टेनलेस स्टील होती है। नाइट आई की इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि इसमें एक चीज़ होती है जिसको आप शेप मेमोरी कहते हैं। अब वायर पे फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वैसे देखने में कि हो गया फोकस क्या। अब ये है आपकी नाइट आई वायर। नाइट आई वायर में होती है आपकी शेप मेमोरी। शेप मेमोरी का मतलब है कि आप इसको जिधर भी बेंड देंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह बेंड दे देता हूँ, यहाँ तक ले गया हूँ, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इसमें वो डीफॉर्मेशन नहीं होगी। ये मैंने इसको सीधा कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको जैसे ही छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई है। तो इसको कहते हैं आप शेप मेमोरी। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो डायमीटर होता है ये थोड़ा सा कम होता है, आप समझ लें, वायर का जो डायमीटर होता है। और दूसरी चीज़ ये ज़रा स्टेनलेस स्टील वायर्स की निस्बत थोड़ी सी कम रिजिड होती है। और इसी के ऑपोजिट आपकी आ जाती है फिर स्टेनलेस स्टील वायर्स। ये आपकी स्टेनलेस स्टील वायर है, इसमें कोई शेप मेमोरी नहीं होती। इसको जहाँ पे बेंड देंगे ये वहीं की होके रह जाएगी। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको देखें, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ बेंड देता हूँ ज़्यादा ज़ोर से, तो इसमें ये बेंड आ गया है यहाँ पे। अभी क्लियरली देखा जा सकता है कि वायर जो है वो अपनी शेप में नहीं है, इसमें बेंड आ गया है। तो ये बेसिकली आपकी है स्टेनलेस स्टील की वायर। ये रिजिड होती है, ज़्यादा हार्ड होती है और ज़्यादा फोर्स भी लगाती है नाइट आई वायर्स की निस्बत। अब वायर्स के अंदर कुछ वो नंबरिंग आ जाती है। अगर आप ऑर्थो में रोटेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो कहते हैं O12 लगा दें, O14 लगा दें, 1622 लगा दें। तो ये बेसिकली उनके डायमीटर्स होते हैं वायर के, जो कि 0 इंचज़ में आपको बता रहे होते हैं। तो जो भी नंबर होगा वो 0.0, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि O12 है तो O12 का मतलब है कि 0.012 इंच का डायमीटर है उस वायर का। और इसी तरह और जिसमें फॉर एग्जांपल एक नंबर आ रहा है जिसमें आप O12 कह रहे हैं जिसको, तो वो आपकी राउंड वायर होगी। और अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल 1622 है आपकी एक वायर या 1725 है, तो इसका मतलब है कि उसकी 2 डायमेंशन हैं, वो रेक्टेंगुलर वायर है, वो सर्कुलर नहीं है। तो दोनों में ये डिफरेंस आ गया। अब हमारी जो बेसिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है उसके 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। लेवलिंग एंड अलाइनमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने जो आर्च है उसको इस वायर की शेप में ले आना है। जो दांत अंदर पड़ा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर पड़ा हुआ है वो अंदर आ जाएगा, जो रोटेटेड है वो डी रोटेट हो जाएगा। और इस सारे प्रोसेस को करने को आप कहते हैं कि ये लेवलिंग एंड अलाइनमेंट का फेज़ है। अब ये किस वायर से होगा? ऑब्वियसली ये उस वायर से होगा कि इनिशियली आपके जो दांत होते हैं वो अलाइंड नहीं होते। उसमें जब आप ब्रैकेट्स अपनी पोजीशंस पर लगाते हैं तो वो सीधी नहीं जाती वायर उसके अंदर, आपको टेढ़ी मेढ़ी करके वायर उसके अंदर से गुजारनी पड़ती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि
स्टेनलेस स्टील की वायर तो उसमें जाएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत रिजिड होती है, और इसके लिए आपको ऑब्वियसली उसके अंदर से नाइट आई की जो वायर है वही गुजारनी पड़ेगी। और नाइट आई वायर की अच्छी बात यह है कि जब आप उसको एक दफ़ा टेढ़ा मेढ़ा करके गुजार देंगे अंदर से, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए दांतों पे फोर्स लगाएगी, तो वो आपके वायर की शेप में आपकी फॉर्म सारी आ जाएगी। अब ये दांत आपको हो सकता है देखने में सीधे लग रहे हो, लेकिन जब इसमें से वायर गुजरेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीधे नहीं है। अब इसमें से वायर गुजार के आपको दिखा देते हैं। अब ये आपके पास वायर जो है ये ब्रैकेट के अंदर से पास करके दिखाई हुई है, सिर्फ एक ही साइड की ब्रैकेट्स के अंदर से गुजारी हुई है। तो अगर आप देखें तो ये बेंड होके कैनाइन के अंदर गई है नीचे आके, फिर फर्स्ट प्रीमोलर से सेकंड प्रीमोलर में जाते हुए ये ऊपर की तरफ गई है, और इसी को अगर आप इस तरह देखें तो ये भी बिल्कुल सीधी तरह से नहीं गई हुई, थोड़ा सा ऊपर नीचे बेंड आया हुआ है इसके अंदर। तो होगा ये कि जब ये अलाइन हो जाएगी, जब लेवलिंग एंड अलाइनमेंट की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, तो ये सारी ब्रैकेट की जो स्लॉट्स हैं ये एक ही लाइन में आ जाएंगी, और ये वायर डायरेक्टली सीधी सीधी आप रखेंगे तो वो उसके अंदर चली जाएगी। और ये तो बड़ा माइनर सा केस है जो ये वाला देख रहे हैं आप, वरना तो अच्छे खासे दांत ब्लॉक्ड भी होते हैं, पीछे की तरफ पड़े होते हैं, तो उनके अंदर जो हैवी वायर है वो इनिशियली पास नहीं की जा सकती। आपको ऐसी ही कोई फ्लेक्सिबल वायर चाहिए जो सारी ब्रैकेट्स को एंगेज कर सके पहली दफ़ा ही। तो इसलिए लेवलिंग एंड अलाइनमेंट की स्टेज जो है वो ज़रूरी होती है। ज़रूरी इसलिए होती है, बेसिकली उसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह दें कि वो हैवी वायर्स लगने के लिए जगह बनाती है कि वो हैवी वायर्स लगाए जा सकें, और उसके बाद आपने जो दांतों की मूवमेंट करवानी है, स्पेस क्लोज करवानी है या डी रोटेशंस करवानी है, तो वो होंगी। अब होता यह है कि O12 यूजुअली जो है वो सबसे लाइट वायर है जो नाइट आई के अंदर आती है। उससे छोटी एक वायर होती है, फ्लेक्सिबल कहने छोटी ना कहें, उसको कोएक्सियल वायर कहते हैं। कोएक्सियल वायर बेसिकली डिफरेंट वायर्स के कॉम्बिनेशन होती है, उनको मिला के बनाई होती है। तो अगर O12 भी आपकी वायर नहीं जा रही अंदर, सारी ब्रैकेट्स के बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी या ऊपर नीचे अंदर बाहर पड़े हुए हैं, तो फिर आप कोएक्सियल वायर ट्राई करते हैं, सबसे पहले वो चली जाती है अंदर। तो O12 के बाद आप O14 पे जाते हैं। मतलब ये है कि O12 जब अलाइन कर देगी अपना जितना फोर्स वो लगा सकती है, तो आप O14 पे जाएंगे। O14 ऑब्वियसली ज़्यादा डायमीटर है उसका O12 से, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाएगी। उसके बाद O16 आती है, और O18 होती है नाइट आई, O18 तक जाएगी सर्कुलर राउंड वायर्स में। और उसके बाद आपकी आ जाएगी रेक्टेंगुलर नाइट आई, या फिर आप उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं सर्कुलर स्टेनलेस स्टील पे, जिसमें 16 SS पहली वायर आती है। तो उसके बाद आपकी रेक्टेंगुलर वायर्स शुरू हो जाती हैं। रेक्टेंगुलर वायर के अंदर आप बेसिकली ये करते हैं कि पहले रेक्टेंगुलर नाइट आई लगाते हैं, वो आपकी रेक्टेंगुलर स्टेनलेस स्टील के लिए जगह बना देती है, लेकिन आप डायरेक्टली रेक्टेंगुलर स्टेनलेस स्टील भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 16 SS लगा दी है O16 नाइट आई के बाद, और उसके बाद आपने 1622 वाली वायर पे जाना है। तो अगर आप बाय द बुक चलेंगे तो आप 1622 नाइट आई पहले लगाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आप 1622 SS पे जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्टली भी 1622 SS लगा सकते हैं अगर वो सारे दांतों की ब्रैकेट्स को एंगेज कर रही है नॉर्मली, कोई मसला नहीं। तो आप इनिशियली लाइट वायर, राउंड वायर्स और लाइट वायर से स्टार्ट होते हुए हैवी रेक्टेंगुलर वायर्स पर चले जाते हैं। अब अगर आपको पता है कि बॉडीली मूवमेंट किस तरह होती है, उसमें जो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो उसको किस तरह रोकना होता है, तो आपको पता होगा कि जो बॉडीली मूवमेंट है वो राउंड वायर्स पे हो ही नहीं सकती, वो होती ही रेक्टेंगुलर वायर्स पे है। तो अगर आपने कोई एक्सट्रैक्शन स्पेस क्लोज करनी है या वैसे स्पेस क्लोज करनी है जिसमें आपको बॉडीली मूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो राउंड वायर्स पे हो ही नहीं सकती। इसीलिए आपने पहले लेवलिंग एंड अलाइनमेंट करनी है। उसके बाद जब आप रेक्टेंगुलर वायर्स पे चले जाएंगे तो तब आप जाके जो स्पेसेस हैं वो क्लोज़ करेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गई इसकी। अब साथ ही एक दूसरी कास्ट है, ये भी देख लें। कास्ट इस तरह है, इसमें देखें जो दांत है वो ज़्यादा मैलक्लूजन आपको नज़र आ रही है। जिस तरह ये वाला जो दांत है वो ज़्यादा लेबियल साइड, सॉरी लिंगुअल साइड पे गया हुआ है, ये वाला जो दांत है आपका। और इसमें से वायर ऑब्वियसली, अगर आप ये फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में स्टेनलेस स्टील की वायर है, अगर आप ये गुजारना चाहें तो ये सारे दांतों के अंदर से नहीं गुजरेगी। इसको यहाँ से प्रेस करके ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ये वायर इतनी बेंड ही नहीं होगी अंदर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको नाइट आई की ही वायर चाहिए जो इसके अंदर जाके इसको पहले अलाइन करेगी, सारी ब्रैकेट्स को एक लाइन में आ जाएंगे, जो आर्च की शेप, बेसिकली वायर की शेप बन जाएगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेजेस पे जाएंगे जिसमें आपने कोई स्पेस क्लोज करनी है या डी रोटेशंस करनी है। फॉर एग्जांपल ये वाला रोटेट होने वाला है थोड़ा सा, सॉरी डी रोटेट होने वाला है, ये भी डी रोटेट होने वाला है। तो अगर लेवलिंग एंड अलाइनमेंट में ये पूरा रोटेट नहीं होगा, डी रोटेट नहीं होगा, तो आप फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में हैवी वायर से करेंगे।
तो ये बेसिकली आपका वायर्स के बारे में था। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि सेकंड जो स्टेज होती है आपकी वो होती है जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपने डीरोटेशंस करनी होती हैं और फाइनल डीरोटेशंस और स्पेस क्लोजर वगैरह करना होता है। उसके लिए आपने हैवियर वायर यूज़ करनी होती हैं प्लस रेक्टेंगुलर वायर्स यूज़ करनी होती हैं। और लास्ट जो आपका स्टेज होती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, उसको डिटेलिंग कहते हैं। और डिटेलिंग में बेसिकली आपने स्टेनलेस स्टील वायर्स ही यूज़ करनी होती हैं और उसमें आपने स्पेसिफिक बेंड्स देने होते हैं। और बेंड्स देने के बाद बेसिकली जो स्टेज में होता है वो ये होता है कि आपने रूट्स की पोजीशन को ठीक करना होता है। क्राउन की पोजीशन आपने ऑब्वियसली ठीक कर ली है पहले से वाली सारी स्टेजेस में, उसमें आपने रूट्स की पोजीशन को टॉर्क के थ्रू ठीक करके तो आपने जो बेसिकली सारा ट्रीटमेंट है उसको ख़त्म फिनिश करना होता है, तो उसको आप कहते हैं डिटेलिंग। अब जो आपकी वायर्स हैं नाइटाई और स्टेनलेस स्टील, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके अंदर इनहेरेंट टेंडेंसी है टूथ मूवमेंट करवाने की। तो जो वायर्स है बेसिकली आपकी दो तरह की मूवमेंट ख़ुद से करवाती हैं, जो आप ना चाहते हुए अगर आप बगैर उसको कंपनसेट नहीं करेंगे तो वो वाली मूवमेंट्स करवा देंगी। उसमें पहली मूवमेंट है प्रोक्लिनेशन ऑफ टीथ। अगर आप एक नाइटाई वायर लगा देते हैं तो उसके अंदर, या स्टेनलेस स्टील भी, तो उसके अंदर इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो टीथ की प्रोक्लिनेशन करवा देगी। और दूसरी इनहेरेंट टेंडेंसी है नॉर्मल जो वायर्स आप यूज़ करते हैं उनमें कि वो एक्सट्रूजन करवा देती हैं दांतों की। अब इन दोनों को आपने कंपनसेट कैसे करना है, तो पहले प्रोक्लिनेशन को कंपनसेट करते हैं। अब ये आपकी वायर है नाइटाई की जिसमें शेप मेमोरी है, इसको कहीं भी बेंड करेंगे तो इसने अपनी जगह पे वापस आ जाना है। इसको यहाँ बेंड करूँगा वही वापस आ जाएगी, वो आपको पहले भी पता चल गया। अब ये लास्ट ब्रैकेट में से निकल गई है बहरहाल, तो इसीलिए इसके ऊपर लाइगेचर्स लगाने होते हैं। ठीक हो गया, चलें अंदर चली गई। अब होता ये है कि आपने ये करना है कि ये वायर बेसिकली आगे स्लाइड करती जाएगी और दांतों को प्रोक्लाइन करवाएगी। आपने बेसिकली इसकी स्लाइडिंग रोकनी है कि आगे ना आ सके। अब उसके लिए आपको पता है 6 के ऊपर आपका बैंड लगा होता है और उसके पीछे से आपकी वायर निकल रही होती है उसके ट्यूब के अंदर से। तो उसमें आप ये करेंगे कि इसकी बेसिकली आप शेप मेमोरी ख़त्म करेंगे इसके एक सेगमेंट की, जो एंड पे फॉर एग्जांपल इतनी वायर आप काट देंगे ना, यहाँ से इतनी एक्सटेंशन तो नहीं रखेंगे ना, यहाँ से जो वायर निकलेगी बाहर बैंड में से उसको यहाँ से इतना हीट करेंगे एक्स्ट्रा ओरली। इतनी आपने फॉर एग्जांपल मेजर कर ली कि इतनी वायर आपको चाहिए है, इससे ज़्यादा रखेंगे तो उसको उसके म्यूकोसा को जो है वो इम्पिंज करेगी। उसके बाद आप जो वायर है उसके मुंह से निकालेंगे, इतना एरिया जो है उसका जो ब्रैकेट्स जो बैंड से बाहर आना है उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो नाइट टाइम वायर की शेप मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो बैंड आप उसको दे देंगे तो वो उसकी न्यू शेप मेमोरी बन जाएगी, तो वो वाली शेप वो रिटेन रखेगी। तो आपने करना ये है कि जब आप उसकी शेप मेमोरी ख़त्म कर देंगे हीट करने के बाद, तो उसके बाद उसको इस तरह ऊपर या इस तरह नीचे को एक बैंड दे देंगे। इसको कहते हैं सिंच बैक। जब आप इसको इस तरह बैंड दे देंगे तो अब आप उसको आगे नहीं जाने दे रहे, बेसिकली वो फॉरवर्ड स्लाइड नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे उसके बैंड की ट्यूब आ रही है। जब यहाँ से वो आपने उसको इस तरह बैंड दे दिया ऊपर की तरफ, अब वो आगे को फॉरवर्ड स्लाइड नहीं कर सकती। फॉरवर्ड स्लाइड नहीं करेगी तो आपकी प्रोक्लिनेशन नहीं करवाएगी दांतों की। तो ऐसे केसेस में जिनमें आपने पहले ही प्रोक्लाइन टीथ है, आपने उसको रोकना है, तो सिंच बैक ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे केस है जिसमें आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रोक्लिनेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी स्पेस चाहिए आपको, तो प्रोक्लिनेशन हो जाए तो उसमें आप सिंच बैक नहीं करते। तो दूसरी चीज़ है कि आपके जो वायर है वो बेसिकली आपके दांतों की एक्सट्रूजन करवा देती है। अब उसको कैसे रोकना है, तो जब आपने ब्रैकेट पोजीशनिंग पढ़ी थी तो उसमें जो मैंने बताया था वो ये था कि जो आपकी ब्रैकेट की जो इंसाइजोजिंजाइवल हाइट है वो रफली दांत के जो क्लिनिकल क्राउन है उसकी हाइट से 0.5 मिलीमीटर जिंजाइवल रखनी है, 0.5 मिलीमीटर इंसाइजल रखनी है। और उसकी वजह ही ये थी कि थोड़ी सी इंसाइजल इसलिए रखी है कि आपको पता है जितनी ब्रैकेट इंसाइजल होगी उतनी वायर आपको नीचे से लाके उसमें से गुजारनी पड़ेगी, तो वो उतनी इंट्रूजन करवाएगी। अब क्योंकि वायर के अंदर इनहेरेंट टेंडेंसी है एक्सट्रूजन करवाने की, तो आप ब्रैकेट को वैसे ही थोड़ा सा नीचे लगाते हैं सेंटर से कि जो उसमें टेंडेंसी है वो ब्रैकेट पोजीशनिंग से कंपनसेट हो जाए। तो इसको आप इस तरह कंपनसेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वायर्स के बारे में था सारा, और उसके बारे में जो थे 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसमें कवर हो गए।